नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल संगम एग्रीकल्चर स्टडी पर स्वागत है। आपको हमारे YouTube चैनल से जो कि आपने यहाँ पर पढ़ा होगा। पिछले वीडियो में अपन ने कोशिका के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कोशिका एक सूक्ष्म इकाई है। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है या कोशिका विज्ञान कहलाता है। ये सब आपने देखा होगा कि कोशिका एक स्वतंत्र रूप में है। कोशिका शरीर के अंगों का निर्माण करती है। एक कोशिकीय जीवों में यह संपूर्ण कार्य करती है। एक हजारों कोशिकाओं का कार्य एक कोशिका करती है। ये सभी अंग तंत्रों का भी कार्य करने में सक्षम है। और आपको ये भी देखा होगा कि रॉबर्ट हुक ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। कब? 1665 ईस्वी के अंतर्गत इसकी खोज हुई थी। निर्जीव कोशिका के रूप में यह प्लांट के कोष के रूप में देखी गई थी। और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने बताया था कि जीवित कोशिका ये कोशिका, और आपने कोशिका सिद्धांत स्वानसन और स्लाइडन ने जो दिए, स्वानसन और स्लाइडन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। उससे प्रकार इसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा कोशिका के प्रकारों की बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है प्रोकैरियोटिक और 2 पर आता है यूकैरियोटिक। असीम केंद्रकीय कोशिका और ससीम केंद्रकीय कोशिका। इसके अंतर्गत आपको कंफ्यूज होता होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत, जो कि आपका डाउट मैं भी क्लियर कर देता हूँ। प्रोकैरियोटिक मतलब पैसे ले लीजिए पुरानी, और यूकैरियोटिक में यू से ले लीजिए नई, न्यू मिस नई। ये सभी आपको देखने को आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, ऐसी मैं कामना और उम्मीद करता हूँ। आपको पता होगा कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण लिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम उदाहरण लेकर आए हैं आपके लिए जीवाणु सेल का, जो कि आपको पता होगा। इसके अंतर्गत आपको कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, क्रोमोसोम, राइबोसोम, आनुवांशिक डीएनए दिखाई दे रहा होगा। आंतरिक प्लाज्मा, कोशिका द्रव्य, कशाभिका, पदार्थ, जालव, सेम आदि बहुत सारी चीजें आपको मिजोसोम वगैरह दिखाई दे रहा होगा। इसका हम आगे चलकर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार आपको एक बात पता होगा, कोई भी चीज है, कुछ भी मान लो, उसको कोई ना कोई चीज सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ भी देख लो, चाहे इसे जीव देख लो, पेड़ पौधे, प्लांट वगैरह, कुछ भी देख लो। इसी प्रकार कोशिका के अंदर भी 3 तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका को। आप सुरक्षित आवरण 3 आवरण के रूप में पाए जाते हैं, जो कि आपको काफी को पता होगा जिन्होंने कोशिका पढ़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ लगभग सभी ने पढ़ी होगी कोचिंग में। आपको पता है कि ग्लाइकोकैलिक्स और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये 3 आवरण पाए जाते हैं कोशिका के परत के ऊपर। कौन सी कोशिका की परत के ऊपर? प्रोकैरियोटिक कोशिका की परत के ऊपर पाए जाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स यह एक आवरण है जो कि पॉलीसेकेराइड से निर्मित होता है। यह सबसे बाह्य आवरण है, मतलब कि ग्लाइकोकैलिक्स है ना, यह बाहरी बाहर का सबसे बाहर का आवरण है, जो कि पॉलीसेकेराइड द्वारा निर्मित होता है। ग्लाइकोकैलिक्स की उपस्थिति के आधार पर निम्न 2 भागों में बांट होते हैं। मतलब कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, इसके बारे में 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हम बात करते हैं अवपंक परत। अवपंक परत की यदि हम बात करें ना, जब कोशिका के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स ढीले ढीले आवरण के रूप में उपस्थित हो तो इसे अवपंक कहते हैं। अवपंक परत से आप क्या समझो, जो कि मतलब है ना, कोशिका के बाहर ये परत पर ग्लाइकोलाइसिस है ना, ढीले ढीले, मतलब मान लो दूर दूर या कमजोर उपस्थित होना, तो उसे आप अवपंक परत कह सकते हैं। और संपुटिका,
का परत जब बोलेंगे हम, जब ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के बाहर मजबूत आवरण के रूप में उपस्थित होती है, उसे हम कैप्सूल कहते हैं या पुट्टिका कहते हैं। दोनों में से एक नाम याद रख लो, आपके सही नाम याद रह जाएगा कैप्सूल। कैप्सूल नाम याद रखना आपके लिए आसान होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोशिका भित्ति अन्य सभी भागों की हम बात करते हैं। कोशिका भित्ति में हम बात करें तो यह कोशिका का महत्व दृढ़ आवरण है। देख लिया आपने, ये महत्व दृढ़ आवरण मतलब महत्व दृढ़ आवरण का अर्थ यही समझ सकते हो, कठोर आवरण। जिस प्रकार आप समझ सकते हो डेड बॉडी किस प्रकार हार्ड हो जाती है, उसी प्रकार ये है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकेन और म्यूजिन या म्यूजिपेप्टाइड की बनी होती है। मतलब कि आपको मैंने बताया इसी प्रकार ये पेप्टोग्लाइकोन म्यूजिन या म्यूजिन पेप्टाइड की बनी होती है, लेकिन अपवाद वो काफी सारी कोशिकाएं अलग अलग हो जाती है। जैसे हम बात करें तो आर्किबैक्टीरिया, सेल्यूलोस की उपस्थिति, स्यूडोमीन की उपस्थिति, स्यूडोम्यूजिन की उपस्थिति है, और माइक्रोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा जिसे आप कहते हैं, इसके अंतर्गत कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसी प्रकार काफी अपवाद है जिनमें हम दो की मुख्य रूप से बात की है। पहला आर्किबैक्टीरिया और दूसरा हमने माइक्रोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं जिसे उसकी बात की है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि कोशिका भित्ति जीवाणु कोशिकाओं के फटने से बचाती है, वह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब कोशिका भित्ति कोशिकाओं को फटने से बचाती है और कोशिकाओं को सुरक्षा मतलब आवरण में मजबूती प्रदान करती है। जिस प्रकार कोई चीज, ये दीवार मान लीजिए आप, ये इसके पास दूसरी चीज नहीं जा सकती, इसी प्रकार उन्हें रोकती है। यह आपने देखा। आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप सोचते हो क्वेश्चन सोल्व करिए, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, उनमें से काफ़ी वीडियो से मिलते जुलते क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस पर डाला हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस या क्वेश्चन सोल्व क्वेश्चन, इसके नाम से हमारे टीम ने डाला है, और आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आप वहाँ पर जाए, उस लिंक को खोलो, शेयर क्वेश्चन का आंसर दे। जिस प्रकार हम आगे बढ़ रहे थे, हमने तुम्हारी हेल्प के लिए एक नई तकनीक चालू किया, आप उसके माध्यम से भी कुछ सीख सकते हो। हम नए टॉपिक की तरफ निकलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ग्राम जीवाणुओं के अभिरंजन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। आपको पता है ग्राम के आधार पर, मतलब कि ग्राम नामक एक विल्स ग्राम नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणुओं को विभिन्न भागों में बांटा। नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव और नंबर 2 ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में उन जीवों को रखा जो विरंजित हो जाते, और ग्राम नेगेटिव में उन्हें रखा जो विरंजित नहीं होते। इन कोशिकाओं के बाहर वित्तीय अनुपस्थित होती है, उनके उपस्थित, इसमें एलपीसी की एस की उपस्थिति होती है ग्राम नेगेटिव में। आपको पता है, इसी प्रकार हम पढ़ते इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन से अधिक व लिपिड की कम बनी होती है, और यही इसमें विपरीत हो जाता है, ग्लाइकोन की कम और लिपिड की अधिक बनी होती है। इसमें टिकोई कम्मल पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता। मतलब एक याद कर लोगे ना आप, अंत में लगभग सभी अंतों में दूसरा उसके विपरीत ही होगा। बाई चांस एक आधा अलग होगा, या और आगे बढ़ते हुए यह समांतर रोगजनक होते हैं, और जैसे लेक्टोबैसिलस, मतलब ये रोग कम फैलाते हैं, ये रोग ज्यादा फैलाते हैं। जैसे इसमें जेंथोमोनास देख सकते हो, इसमें लेक्टोबैसिलस देख सकते हो, जो कि दही जमाने के लिए उपयुक्त है। आपको इसी प्रकार हम कोशिका झिल्ली की बात कर लेते हैं। यह कोशिका का सबसे आंतरिक सुरक्षा आवरण है।
हमने 3 सुरक्षा अणुओं की बात की थी, ग्लाइकोकेलिप्स और दूसरा कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली, हमने 2 पढ़ लिए। अब हम तीसरा पढ़ रहे कोशिका झिल्ली। यह कोशिका का सबसे आंतरिक व सुरक्षित आवरण है। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि 2 दीवार आ गई तो तीसरी दीवार तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगी ना, उसी प्रकार कोशिका में कार्य किया जा रहा है। आपको पता है कि कोशिका झिल्ली की संरचना प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक समान होती है। मतलब कोशिका झिल्ली में यदि आपसे पूछा जाए ना कि क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग होती है, आपको उत्तर आना चाहिए नहीं, समान होती है। यह आपका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज आपको गलत नहीं बताई जाएगी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली सभी प्रकार के एंजाइम रखती है, अतः यह सभी उपापचय क्रियाओं का स्थल कोशिका झिल्ली होती है। मतलब कि ना कोशिका झिल्ली उपापचय क्रियाओं में सहायक। मैन ये याद रखो, नोट्सों में हमें पूरा लिखना पड़ता है, आप जानते हो। प्रोकैरियोटिक कोशिका और कोशिका झिल्ली में परागम्यता के आधार पर अधिक पारगम्य होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में पारगम्यता के आधार पर अर्धपारगम्य होता है। आपको बता दें कि जिस प्रकार कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य में कुछ विशेष प्रकार के अतिवृद्धि प्रदर्शित करते हैं, बहुत सारे पदार्थ जो अतिवृद्धि प्रदर्शित करते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, 2 एग्जाम्पल बताता हूं जो आपके आसानी से याद हो जाए। मीजोसोम और क्रोमेटोफोर याद रख सकते हो आप, ये इजी। यदि आप दोनों याद ना रखना चाहो तो मीजोसोम तो जरूर याद रख लेना, एक तो याद रख सकते हो आप। मीजोसोम यह कोशिका झिल्ली की कोशिका द्रव्य में विशेष प्रकार की अतिवृद्धि करता है। मतलब मीजोसोम में ना कोशिका झिल्ली में और की द्रव्य में कोशिका या कोशिका की झिल्ली की द्रव्य में विशेष प्रकार का अतिवृद्धि है। आपको पता है ये सभी। मीजोसोम मुख्यतः कोशिका के वायवीय श्वसन का कार्य करता है। मीजोसोम में ना मुख्य रूप से कोशिका के वायवीय श्वसन का कार्य करता है। मीजोसोम के सभी प्रकार के श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं। मीजोसोम में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो श्वसन संबंधी एंजाइम बताए जा रहे हैं। सभी चीजों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। मीजोसोम में हम नोट के ऊपर एक बात कर, मीजोसोम की कोशिका भित्ति का निर्माण डीएनए की प्रकृति, डीएनए की पुत्री कोशिकाओं के विवरण व कोशिका विभाजन में सहायक होता है। आप इतना एक बार उतारना चाहो तो। दोस्तों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपने इतने समय में यह थोड़ा सा उतारा होगा। मैं बार बार ना बोलूं, जैसे मैं रुकता हूँ आप उतारना चालू कर दे, समझे। फिर वीडियो को पॉज करके आप उतारना चालू कर सकते हैं। आप यदि पीछे रह जाओ तो इसमें कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप कोशिश किया करो कि जल्दी से जल्दी आप उतार सके। अब हम एक नोट की ओर लेकर जाता हूँ मैं आपको। मीजोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के समजात अंग होती है। मतलब है ना, मीजोसोम में ना जो यूकैरियोटिक नई कोशिकाएं हैं, आप इनसे ये याद रखो, न्यू मीन्स नई कोशिकाएं, यूकैरियोटिक नई कोशिकाओं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ना, वो काम मीजोसोम करता है। तो आपको पता होगा। हम अब बात करते हैं क्रोमेटोफोर की। ये क्रोमियोफोर की तरह दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये क्रोमेटोफोर है। हम यह कोशिका झिल्ली का एक प्रकुटी की संरचना, एक प्रकुटी संरचना है, और जिसमें आप क्लोरोफिल वर्णक जो फोर पाया जाता है। मतलब है ना, ये एक प्रकृतिकीय वर्णक है और इसकी संरचना है जिसमें क्लोरोफोल नामक वर्णक पाया जाता है। आपसे मैं आशा और उम्मीद के साथ बोलता हूँ कि इसका मुख्य
कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको आशा है करता हूँ मैं आपसे कि आपको पता होगा कि कॉफी के कार्य आपने पढ़ा है, इसीलिए आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि कौन क्या चल रहा है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका चल रही है, ना कि यूकैरियोटिक। आप इसका विशेष ध्यान रखते हुए काम रखते रहे। अब हम इनको पढ़ने कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषित सबकोशिक जीवाणुओं में पाए जाते हैं। मतलब क्रोमेटोफोर उन्हीं जीवाणुओं में पाए जाएंगे जो खुद का भोजन बनाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूँ, एक ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक सूक्ष्म सम है, लेकिन ना इनमें सब पोषी होती है, ये खुद का भोजन खुद बनाते हैं। इसी प्रकार हम आनुवांशिक डीएनए की बात करें, जिसमें जीनोफोर न्यूक्लियोफोर जीनोफोर कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक डीएनए वर्ताकार व द्विरज्जुक होता है, अर्थात इसे कह सकते हैं अपन डबल स्ट्रैंड डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए में आपने समझा होगा डीएस, अपन इसे शॉर्ट में डीएस लिख सकते हैं। आप इसे उतारे, आनुवांशिक डीएनए के बाहर की ओर एक झिल्ली आवरण का अभाव होता है। मतलब जो आनुवांशिक डीएनए होते हैं ना, उनके बाहर एक झिल्ली नुमा आवरण का अभाव होता है। लेकिन प्लाज्म, अब अपन नए टॉपिक देख लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है प्लाज्मिड। अपन 2-3 टॉपिक और पढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी रखेंगे। छोटी क्लासों में क्या है कि सिलेबस पूरा नहीं होगा, और तो सब हो जाएगा। प्लाज्मिड डीएनए की प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक डीएनए के अतिरिक्त पाए जाने वाला एक डीएनए, मतलब है ना प्लाज्मिड, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ना डीएनए पाया जाता है। उसी की भांति एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है ना, उसे हम प्लाज्मिड कह सकते हैं। यह द्विरज्जुक होता है, वह वर्ताकार होता है, मतलब ये डबल स्टैंड एंड वर्ताकार होता है। आपको पता है, हम बात करें तो प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं की कोशिकाओं में प्रत्यक्ष के रूप में विकसित हुए। इनमें विशेष प्रकार की प्रत्यक्ष पाई जाती है, मतलब है ना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विकसित हुए प्लाज्मिड जीवाणुओं में ना प्रत्यक्ष पाई जाती है। इसमें एक विशेष प्रकार की प्रत्यक्ष पाई जाती है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस टॉपिक को। कई टॉपिक हार्ड होते हैं और कई इजी होते हैं, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ का कार्य ये नहीं करता। ये ना एक डीएनए तो होता है, लेकिन ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता। मैंने आपको एक तरफ ये बोला ये डीएनए है, तो आप बोल सकते हो कि ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करेगा, लेकिन नहीं, ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करेगा। ये इस प्लाज्मिड की खास बात है। ये इसे आप टीडीएनए बोल सकते हो, प्लाज्मिड डीएनए या टीडीएनए के नाम से भी आप इसे जानते हैं। मैं आगे बात करूँ तो राइबोसोम अपना एक छोटा टॉपिक देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 27 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। बल्कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ना आप 27 दोनों प्रकार के राइबोसोम देख सकते हो। राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन व आरएनए से होता है। मतलब राइबोसोम ना ये एक तरीके का प्रोटीन है, और इसमें आरएनए से भी इसका निर्माण होता है। इन दोनों मिलेंगे ना तभी इसका निर्माण होगा। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग, मतलब काफी के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, काफी के ऊपर नहीं पाई जाती है। नहीं पाए जाने वालों में से ये कुछ रखना पसंद ही नहीं करता, वजन नहीं डालना चाहता ये अपने ऊपर। राइबोसोम 27 प्रकार की, बड़ी उपइकाई 50S के नाम से जानी जाती है, और छोटी उपइकाई 30S के नाम से जानी जाती है। इसमें 235 S और 165 आरएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। यदि हम आगे बात करें तो राइबोसोम में प्रोटीन की पुटिकाएं होती है, जिनमें आरएनए की उपस्थिति होती है। मतलब कि ना राइबोसोम में प्रोटीन की पुटिकाएं होती है, और ये ना आरएनए की उपस्थिति होती है। आपने देखा होगा कोई चीज मान लो ना, उसमें पुटिकाएं पाई जाएगी, और उसमें दूसरी चीज होगी, आपने बादाम खाई, एनर्जी होगी, प्रोटीन होगी, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी ना। जो राइबोसोम
राइबोसोम के आकार को प्रदर्शित करती है, और ये ना घनत्व व राइबोसोम के आकार दोनों को प्रदर्शित करती है। हम नोट लगा कर एक बात पढ़ते, राइबोसोम के दोनों इकाइयों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम कितना चाहिएगा? आप बोलोगे किलो 2 किलो, लेकिन तो ना चाहे लो तो खाली 0.001 एम चाहिएगा, मतलब 1 मिलीग्राम, इतना ही बहुत है। नोट, यदि आप mRNA की एक ही श्रृंखला के ऊपर एक से अधिक राइबोसोम उपस्थिति होती है तो इसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। आपने बहुलक माध्यक पढ़े होंगे, जेट में केमिस्ट्री में पॉली वगैरह पढ़ा होगा, पॉली बहु ये सब पढ़े होंगे। उसी प्रकार पॉलीमिस बहुत सारे मान सकते हो आप उत्तर के तहत। अब हम बात करते हैं कशिका या कशिका की, है ना। यह गतिशील है। यह मतलब है ना उन जीवाणुओं में पाए जाएंगे जो गति करते, मतलब यही एक है जिसे अपने पैर गति करने में सहायक है ना, उसी प्रकार ये इसमें कशाभिका में गति कराने में सहायक है, प्रदान करते, गति प्रदान करते। कशाभिका का आकार बड़े हुए संख्या में तुलनात्मक होता है, रूप में कम होता है। मतलब ये ना कोशिका ही नजदीक है तो आगे तो उम्मीद ही खड़ी कर लो, कोई माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक हाथ ला दिया तो दिखे, और नजदीक जना पे छोटा होना है। अब आता समझ में आई होगी। प्रत्येक कशाभिका में निम्न 3 उपभाग होते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा कि हर कशाभिका में 3 उपभाग होते हैं, कोई का कत्ता उपभाग, कोई का कत्ता उपभाग। अगर 3 ले लिया, मैं जना 3 ले लिए, आधारी काय और हुको तंतु। आधारी याद रख लो, काय हुक तंतु, काय हुक तंतु, ये 3 याद रखना ही है। तंतु कशाभिका में सबसे लंबा भाग है, मतलब तंतु उनके कशाभिका माने सबसे लंबा भाग है। क्या उतालियन में, जैसा कि आपको मैंने बताया कि तंतु ने सबसे लंबा भाग बताया किसका? कशाभिकाओं का। कशाभिकाओं का मुख्य कार्य गति प्रदान करने का है, मतलब कि कशाभिका मुख्य काम खाने के लिए गति प्रदान करवा कर लिए, तथा सीलिया कोशिकाओं के आसपास उपस्थित द्रव्य को हटाने का कार्य करते। मतलब जो सीलिया कोशिकाएं है ना, उनके आसपास कोई द्रव्य, लिक्विड, पानी वगैरह कुछ भी आ जाए या और लिक्विड आ जाए, उस सभी को हटाने का कार्य भी कशाभिकाएं करती है जो आसपास में हो, तथा जीवाणुओं की गति में सहायक होती। मतलब जीवाणु चालेला तो आप मिनट चाल्या जीवाणु चालेला कशाभिका सु, और क्यों उनके लिए नोट प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रोटीन से बनी होती है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका फ्लोजीलिन प्रोटीन से बनी होती है। मत याद करो फ्लोजीलिन फालोजिलिन थे, अतो याद कर लो प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोटीन से बनी होती है। कशाभिका प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका गलती से मुंह से निकल गो जना जालर रोम, आपने ये पढ़ा होगा जालर रोम में। ये एक जालर के नाम से गाना भी आता है, वो आप सुनना यूट्यूब पे सर्च करके। यह कोशिका के बाहर उपस्थित अत्यंत छोटे आकार के तंतु है, मतलब कि उनके रोम उनके बाढ़ जैसे बाढ़ में कोशिका पर बाढ़ जिना पर रोम बोल दिया जाए, जो कि संख्या में अत्यधिक होते हैं। मतलब अत्यधिक संख्या में ज्यादा थी, जहाँ हमने बाढ़ ज्यादा था, हाथ पका बना पर रोम खाता। जालर रोम मुख्य कार्य जीवाणु की कोशिकाओं को जोड़ने या चिपकाने का होता है। मतलब कि ना
हमने तो पसीनों काढ़वा को रोम को मुख्य कार्य आंखों से जोड़वा को चिपका राखवा को ये आपस में परपरा कहीं जाए भाग जाए जना पकड़ राखी जी रोम रोम व जाल गति में सहायक नहीं है मतलब कि कोई रोम कहीं चाल न्याल कहला की न्याल कौन खाली न्याल कहला चाल कसा भी कहें। अब मैं आपको बात करता हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित प्रकार की होती हैं क्यों होते हैं जैसे कि आपको पता है इसके उदाहरणों में मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हो जीवाणु बैक्टीरिया या जीवाणु ए क्योंकि बीजिया ए मतलब बीजिया का अर्थ क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हो आप इसे माइक्रोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोलते हैं और इसका पूरा नाम फाइटोप्लाज्मा है पीपीएलओ का इसके 4 प्रकार है मैं बता दूं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका 4 प्रकार है छड़ाकार या बेसिलस गोलाकार या कोकई क्रोमाकार या विब्रियोकार सर्पिलाकार या स्पाइलस मतलब कि 4 मात्रा चाहिए पहले छड़ाकार गोलाकार कोमाकार और सर्पिलाकार है। हम आज इतना पढ़ेंगे कि यूकेरियोटिक कोशिका हम कल पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका आज हम पूरी कर देंगे कल हम प्रयास करेंगे कि पूरी यूकेरियोटिक कोशिका कर दे। मैं आपको एक नोट की ओर लेकर जाता हूँ जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और राइबोसोम का आकार 15 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक है। आपको पता है नैनोमीटर 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर है। आपको पता है कि रोम सामान्यतः ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाओं में पाए जाते हैं मतलब कि रोम भी जगह ग्राम नेगेटिव में ही पाया जाएगा पॉजिटिव मतलब कि कौन पाया जाए नाम का वे पॉजिटिव वो कौन फैला वो सब तो फायदा कौन और कुछ प्रकार के संश्लेषित जीवाणु जैसे बीजीय व बीजीय है संश्लेषित जीवाणु बीजीय नाम का है पूर्व ब्लू ग्रीन एल्गी व बेंगली जीवाणु यह तो नाम भी अटपटा है थोड़ा आपके लिए लेकिन नए उदाहरण लेकर आने के लिए तो ये इंस्टीट्यूट। जय हिंद जय भारत साथियों मैं एक बात कहना चाहूँगा हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें यूकेरियोटिक कोशिका यदि आपको पढ़नी है तो हमारे चैनल के इस वीडियो को शेयर करो कल इससे भी शानदार यूकेरियोटिक कोशिका पढ़ाने का प्रयास करेंगे कल पूर्ण यूकेरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे एकदम सरल भाषा में और याद हो जाए ऐसी ठीक है ओके गुड बाय।